आज हम अध्याय 3 मुद्रा एवं बैंकिंग समझेंगे। इस लेसन का नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस पाठ में हम पैसा और बैंक से संबंधित कार्यविधि समझेंगे। आज के समय में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो पैसा या बैंक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित ना हो। इस अध्याय में 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न, इस प्रकार से इस इकाई से कुल 6 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। विनिमय का माध्यम, कीमत स्थिरता, मूल्य संचय, लेखा की इकाई। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं। मुद्रा के प्रमुख कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण एवं लेखा की इकाई है। परंतु कीमत स्थिरता मुद्रा का कार्य नहीं है। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा था? मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? कीमत स्थिरता लाना। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह कथन किसका है? हार्टले विदर्स, माल्थस, रॉबिन्स और कीन्स। ये कथन है हार्टले विदर्स का। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। प्रारंभ में आरबीआई निजी स्वामित्व वाला था, परंतु सन 1949 में इसके राष्ट्रीयकरण के बाद भारत सरकार इसका स्वामी है। भारतीय रिजर्व बैंक का मालिक कौन है? भारत सरकार। राष्ट्रीयकरण के बाद से कब से शुरू हुआ राष्ट्रीयकरण? 1949, जबकि स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? आहरण पत्र, चेक, एटीएम, इनमें से सभी। आहरण पत्र, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हमको हिंदी में नहीं समझ में आते, जबकि हम उनका उपयोग इंग्लिश में हमेशा बैंक में करते रहते हैं। आप सबने सुना होगा विड्रॉवल फॉर्म। बैंक गए होंगे, जब आपको पैसे निकालना होता है तो आप बैंक से विड्रॉवल फॉर्म मांगते हैं कि हमको पैसे निकालना है। ये वही विड्रॉवल फॉर्म है जिसमें हम अपना डेट डाल देते हैं और आप अपना नाम डाल लेते हैं, अमाउंट डाल देते हैं। तो इस तरह से यहाँ सिग्नेचर करते हैं। तो ये है होता है हमारा बैंक से मुद्रा निकालने का एक तरीका, आहरण पत्र। दूसरा है चेक। चेक भी आपने जरूर देखा होगा। चेक और आहरण पत्र में या विड्रॉल फॉर्म में ये अंतर है कि विड्रॉल के साथ आप क्या करते हैं? पासबुक भी ले जाते हैं, जबकि चेक आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी, जिसके नाम से आपने चेक काटा है, वो व्यक्ति भी इससे राशि प्राप्त मुद्रा निकाल सकता है। इसमें जो राशि आपने लिख के दी है वो राशि आप निकाल सकते, वो व्यक्ति जिसके नाम से आपने चेक दिया है वो निकाल सकता है। इसमें आप डेट डाल देंगे, यहाँ आप अपना खाता क्रमांक डाल देंगे, यहाँ आप सिग्नेचर कर देंगे। तो ये कहलाता है आपका चेक। मतलब आप चेक से भी मुद्रा निकाल सकते हैं। और अगला तरीका है एटीएम। ऐसा है कोई बच्चा क्या जो एटीएम ना देखा हो या ना जानता हो? निश्चित है जवाब हाँ होगा। आपके मम्मी पापा या आपने भी कभी ना कभी एटीएम से पैसे निकाले होंगे। तो हमारा जो प्रश्न था, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। आहरण पत्र से भी हम मुद्रा निकालते हैं, चेक से भी निकालते हैं और एटीएम से भी निकालते हैं। व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक, व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक, ये सभी एक ही के नाम हैं। कभी कभी आपको वाणिज्यिक बैंक भी आ सकता है, व्यापारिक बैंक भी आ सकता है। जमा स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, लॉकर की सुविधा देते हैं और इनमें से सभी। सामान्य बैंकिंग कार्य करने वाले बैंकों को हम व्यावसायिक बैंक कहते हैं।
व्यावसायिक बैंक जमा स्वीकार करते हैं, हमें आवश्यकता पड़ने पर हमको ऋण भी देते हैं। ये बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर्स की भी सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें लोग अपने सोने चांदी या कीमती जेवर हैं या अन्य उनके कागजात हैं, यदि वो सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वो बैंक में लॉकर खुलवा लेते हैं। लॉकर की सुविधा बैंक देता है और इसके बदले में वो कुछ राशि जमा करवाता है फीस के तौर पे। तो व्यावसायिक बैंक इस प्रकार ये हमको सभी सुविधाएं प्रदान करता है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एनी टाइम मशीन, ऑल टाइम मनी, इनमें से सभी। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। साख गुणक होता है 1/CRR, नगद गुणित 1/CRR, नकद गुणित CRR, इनमें से कोई नहीं। साख गुणक बैंकों की जमाओं पर नगद कोष अनुपात CRR का व्युत्क्रम होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? 1/CRR। साख गुणक यह बताता है कि व्यापारिक बैंक कितनी मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? व्यापारिक बैंक है ये कि केंद्रीय बैंक है या ग्रामीण बैंक है या सहकारी बैंक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापारिक बैंक है। हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ये एक व्यापारिक बैंक है। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ट्रस्टी का कार्य, लॉकर सुविधा देना। व्यापारिक बैंक एजेंसी या एजेंट या अभिकर्ता का कार्य भी करता है, जैसे प्रतिभूति की खरीद या बिक्री करता है, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है, और दूसरी ओर ये ट्रस्टी और प्रबंधक का कार्य भी करता है। तो व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? ट्रस्टी का कार्य। जबकि व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य हैं ऋण देना, जमा स्वीकार करना। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? आरबीआई, पीएनबी, एसबीआई, यूबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? नोट निर्गमन का अधिकार, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक, उपर्युक्त सभी। केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य नोट निर्गमन का अधिकार। बैंक क्या करता है? केंद्रीय बैंक हमारे देश का 2 रुपए के नोट से लेके 2000 रुपए तक के नोट का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक का जो दूसरा प्रमुख कार्य है वो सरकार का बैंकर है, और केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक भी है। तो उपर्युक्त सभी केंद्रीय बैंक के कार्य हैं। भारत में मुद्रा के पूर्तिकर्ता कौन है? केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, देश की सरकार, उपर्युक्त सभी। भारत में मुद्रा की पूर्ति का मुख्य रूप से जो पूर्ति करता है वो केंद्रीय बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये पूर्ति करता है। परंतु व्यापारिक बैंक और देश की सरकार भी पूर्ति करता है। भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, हमारे देश में 1 रुपए के नोट एवं जितने प्रकार के सिक्के होते हैं उसका निर्गमन कौन करता है? सरकार करती है। जबकि व्यापारिक बैंक बैंक में ऋण देकर अपने साख का सृजन करती है। इस प्रकार से उपर्युक्त सभी मुद्रा के पूर्तिकर्ता हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। मूल्य का संचय मुद्रा का कौन सा कार्य है? प्राथमिक कार्य। मूल्य का संचय मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मुद्रा का आविष्कार ने किस प्रणाली के दोषों का निराकरण किया? प्राचीन काल में वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से किया जाता था, जब मुद्रा बाजार में नहीं थी। आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ वस्तु विनिमय में परेशानी होने लगी। वस्तु विनिमय को दोष को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ था। मुद्रास्फीति में मुद्रा का प्रचलन वेग कैसा होता है? मुद्रास्फीति में यदि सरल शब्दों में समझें
तो अत्यधिक मुद्रा के निर्गमन को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा की मात्रा बढ़ने के कारण वस्तु की कीमत बढ़ती है, जबकि मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। तो मुद्रास्फीति में मुद्रा का प्रचलन वेग बढ़ जाता है, या आप कह सकते हैं बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। तरल कोषानुपात बढ़ाने से मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास नगद रूप में अपने खुद के पास रखना पड़ता है, जिसे हम तरल कोषानुपात कहते हैं। तरल कोषानुपात बढ़ाने से बैंक को अपने पास अधिक मुद्रा रखना पड़ेगा, जिससे बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। देखिए, जो तरल कोषानुपात है ये हमको हमारे देश में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये निर्धारित करता है कि हर बैंक अपने पास कितना तरल कोषानुपात रखें, सीआरआर कितने प्रतिशत रखें। यदि मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यदि अपनी पूरी संपत्ति का 10% यदि अपने पास तरल कोषानुपात के रूप में रखेगी, तो उसके पास बाजार में देने के लिए केवल कितना रहेगा? 90% रहेगा। यदि सीआरआर की दर 5% हो जाएगी, तो उसको बाजार में मुद्रा देने के लिए तरल रूप में कितना रहेगा? 95% रहेगा। तो तरल कोषानुपात बढ़ेगा तो मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। ये देखिए, 10% है तो मुद्रा की पूर्ति केवल कितनी है? 90%। और तरल कोषानुपात कम हो जाएगा तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। चालू खाते में ब्याज दर ऊंची होती है। चालू खाते भी बचत खाते की तरह ही एक प्रकार का बैंक अकाउंट होता है। प्रायः बड़ी कंपनियां हैं, बिजनेसमैन हैं या संस्थान हैं जिनको पैसे का बहुत अधिक मात्रा में लेन देन बार बार करना पड़ता है, उनके लिए चालू खाता या करंट अकाउंट खुलना अच्छा होता है, क्योंकि इसमें वो कम समय के लिए कभी भी कई बार अपने पैसे को जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। इसीलिए व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, असीमित लेन देन के लिए ये बैंक ये सुविधा उपलब्ध कराता है, और इसकी ब्याज दर लगभग शून्य होती है। इस पर चालू खाते पर बैंक ब्याज दर नहीं देता, बल्कि कभी कभी तो फीस भी वसूलता है। तो इस तरह से ये जो कथन है ये कैसा होगा? गलत होगा, कि चालू खाते में ब्याज की दर ऊंची नहीं होती, बल्कि शून्य होती है या बहुत कम होती है। नगद कोष अनुपात बढ़ाने से साख निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यावसायिक बैंक को अपनी जमा पूंजी का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना अनिवार्य होता है, जिसको हम नगद कोषानुपात कहते हैं। नगद कोष बढ़ा देने से सभी व्यावसायिक बैंकों को आरबीआई के पास अधिक मात्रा में मुद्रा जमा करना पड़ेगा, जिसके कारण व्यावसायिक बैंक के पास कम मुद्रा होने के कारण साख निर्माण कम होगा। साख का निर्माण कौन करता है? हमारे देश में साख का निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक और सरकार करती है। कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार किसे है? वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को होता है। और हमारे देश का केंद्रीय बैंक क्या है? हमारे देश का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्रीय बैंक के द्वारा जो नोट जारी किए जाते हैं वे असीमित विधिग्राह होते हैं। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का शीर्षस्थ बैंक कौन सा बैंक है? भारतीय बैंकिंग व्यवस्था बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक है, जो संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को भी यही बैंक नियंत्रित करता है। क्या रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट का निर्गमन करता है? नहीं। 1 रुपए के नोट का निर्गमन सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए के नोट और हमारे देश में जितने सिक्के हैं वो कौन करता है? हमारे देश में वित्त मंत्रालय। आप 1 रुपए का नोट देख लीजिएगा, 1 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर मिलेंगे आपको? वित्त सचिव के। जबकि 2 रुपए से लेके 2000 तक के नोट में आपको गवर्नर के साइन मिलेंगे। सही जोड़ी बनाइए। रिजर्व बैंक का वर्जित कार्य।
रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते अनेक कार्यों को संपन्न कराता है, परंतु कुछ कार्य ऐसे हैं जो वो नहीं कर सकता, जैसे ऋण प्रदान करना और जमाओं पर ब्याज देना। बैंक जो साधारण व्यावसायिक बैंक जो काम करते हैं वो काम रिजर्व बैंक नहीं करता। रेपो दर से 2.25% अंक अधिक। देखिए ये नहीं होना चाहिए था यहाँ होना चाहिए रेपो दर से अधिक। रेपो दर से अधिक एमएसएफ दर होती है, ये जो दिख रहा है ना, एमएसएफ दर। आरबीआई द्वारा वर्ष 2011-12 में मौद्रिक नीति में सुधार करके सीमांत स्थायी सुविधा योजना मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट की शुरुआत की गई थी। क्यों की गई थी ये? एमएस एमएस एमएसएफ दर हमेशा रेपो दर से अधिक होती है, क्योंकि व्यावसायिक बैंकों को अधिक पैसे की आवश्यकता होने पर आपातकाल की स्थिति में सरकारी प्रतिभूति को कोई भी बैंक आरबीआई के पास गिरवी रख सकता है और उसके बदले में उधार ले सकता है। तो ये जो रेपो दर है इससे अधिक हमेशा एमएसएफ दर होती है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 2011-12 की मौद्रिक नीति के बाद। और एमएसएफ दर अधिक इसलिए होती है क्योंकि बैंक को जब इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता होती है तो वो बैंकों में अपने प्रतिभूति आरबीआई के पास अपने जो प्रतिभूति है उसको गिरवी रख के और अधिक पैसे की डिमांड या उधार ले सकता है। बैंकों का नियमन होता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 भारत में एक कानून है जो भारत के सभी बैंकों का नियंत्रण करता है। ये होगा हमारा ये वाला बैंकिंग अधिनियम 1949। अधिविकर्ष अधिविकर्ष प्रणाली के अंतर्गत चालू खाते के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के ऊपर भी एक निश्चित सीमा तक रकम निकालने की अनुमति दे दी जाती है। ये एक अस्थायी व्यवस्था है। अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट, यदि आपका अकाउंट में मान लो 10,000 रुपए जमा है और यदि आपको 12,000 रुपए की आवश्यकता है तो बैंक कभी कभी आपके अकाउंट में नहीं होने के बाद भी आपको 12,000 रुपए दे देता है, परंतु ये कैसी व्यवस्था होगी? अस्थायी व्यवस्था होगी। थोड़े समय के बाद आपको उसके बैंक के अकाउंट में 2,000 रुपए जमा करना पड़ेगा। जमा स्वीकार करना, व्यावसायिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य जनता का जमा स्वीकार करना है। किसका काम है ये? व्यापारिक बैंक का। व्यापारिक बैंक का जो प्रमुख कार्य है वो है जमा स्वीकार करना। मुद्रा का प्राथमिक कार्य, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का मापक। व्युत्पन्न निक्षेप, बैंक द्वारा जब किसी को ऋण दिया जाता है तो ऋण की राशि नगद ना देकर उसके खाते में जमा कर दी जाती है और उसे एक चेक बुक दे दी जाती है। वो क्या करेगा? एक साथ पैसे ना निकाल कर जब भी उसको जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी वो निकालता रहता है। व्युत्पन्न निक्षेप को ही से ही साख का निर्माण करते हैं बैंक। व्युत्पन्न जमाओं को ही साख जमा भी कहते हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हो, व्युत्पन्न निक्षेप जैसे मुझे 1,00,000 रुपए की आवश्यकता है, मैंने बैंक से 1,00,000 का लोन लिया। आज की डेट में मैंने 1,00,000 रुपए बैंक से ले लिया, परंतु मेरे को कोई व्यापार करना है और मुझे पूरे 1,00,000 की आवश्यकता नहीं है, तो बैंक मुझे 1,00,000 के साथ साथ मुझे एक चेक बुक भी दे देगा। मुझे आज 10,000 की जरूरत है, मैं 10,000 रुपए निकालूंगी। एक महीने बाद मुझे 15,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है, 20,000 निकाल लिया। फिर 2 महीने बाद मुझे 10,000 की आवश्यकता है, मैंने 2 महीने बाद निकाल लिया। यानी कहने का मतलब है मैंने एक साथ ये 1,00,000 रुपए नहीं लिए, जबकि क्या होता है बैंक तो मुझे 1,00,000 रुपए उसी दिन दे दिया है। तो इस तरह से ये हम अपने ही लोन से हम धीरे धीरे करके पैसा निकाल सकते हैं। इसे हम कहते हैं साख जमाएं। नगद साख, नगद साख जब जमाकर्ता द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा कराई जाती है। मान लीजिए दीपक कुमार स्टेट बैंक में 1,000 का नोट या 1,000 के सिक्के जमा करता है, यही नगद साख है।
यहाँ के दिए गए विकल्प में केवल स्थायी व्यवस्था इससे सुमेलित हो रहा है, इसीलिए मैंने ये इस पे किया है। इसको लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, परंतु मुझे यहाँ जितने ऑप्शन दिए हैं इसमें से यही उचित लग रहा है। रिजर्व बैंक की स्थापना। रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का मुख्यालय सबसे पहले कलकत्ता में था, परंतु 1937 से ये मुख्यालय जो है आरबीआई का मुंबई में है। प्रारंभ में जब ये बैंक था तो ये एक प्राइवेट बैंक था, परंतु 1949 के बाद राष्ट्रीयकरण होने के बाद आरबीआई एक सरकार का बैंक है। मुद्रा का गौण कार्य। मुद्रा का गौण कार्य क्या है? मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा विनिमय का एक तरल साधन है। सरलता से एक व्यक्ति एक स्थान से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आसानी से दे सकता है। तो ये क्या है? एक मुद्रा का गौण कार्य, मूल्य का हस्तांतरण। देखिए, आपको बैंकिंग भाषा समझने में थोड़ी तो कठिनाई आएगी, परंतु मैंने जो बोला है आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और सुनकर भी आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसे अधिविकर्ष है, व्युत्पन्न निक्षेप है, नगद शाख है। तो कुछ चीजें ऐसी है, रेपो दर है, रेपो दर क्या होता है, ये सब इस पाठ का इम्पोर्टेंट चीजें हैं। बैंकों का नियमन, ये तो सरल दिया हुआ है, अधिनियम के अनुसार हुआ। स्थापना कब हुई है? 1935 में हुई है। तो देखिए, आपको कठिन लगेगा, परंतु जब आप एक दो बार सुन के समझ के कॉपी में नोट्स बना लेंगे तो आपको ये सरल लगने लगेगा। प्रश्न बैंक के अलावा भी मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ इसलिए दे दिए हैं जिससे कि आपका अभ्यास हो जाए और आप इस पाठ के कोई भी प्रश्न परीक्षा में छोड़कर ना आए। खालिस्तान प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा सहयोग आवश्यक है। वस्तु विनिमय प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा सहयोग आवश्यक है। जब तक हम आलू के बदले में यदि हम गेहूं नहीं खरीदना चाहते या गेहूं के बदले में हम आलू नहीं खरीदना चाहते, तब तक वस्तु विनिमय प्रणाली संभव नहीं हो सकती। मूल्य मूल्य मापन मुद्रा का खालिस्तान का कार्य है। मुद्रा मूल्य मापन की इकाई का कार्य करती है। मूल्य मापन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। साख सृजन में बैंक खालिस्तान जमाएं उत्पन्न करते हैं। साख सृजन में बैंक व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न करते हैं। जब सीआरआर घटता है तब साख सृजन खालिस्तान होता है। सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात जब एक बैंक की कुल जमा के उस न्यूनतम अनुपात से है जो उसको आरबीआई के पास रखना है। हमारे देश में जितने व्यावसायिक बैंक है उनको अपना कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं सीआरआर। जब सीआरआर घटता है तब साख का सृजन अधिक होगा, क्योंकि बैंक के पास तरल मुद्रा अधिक होगी और वो अधिक साख का सृजन कर सकेंगे। केंद्रीय बैंक सरकार का खालिस्तान होता है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है, एजेंट है, वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है और मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने की जितनी नीतियां हैं उसका निर्माण भी हमारे देश का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई करता है। साख सृजन के नियंत्रण के लिए बैंक दर एक खालिस्तान उपाय है। रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को विभिन्न तरीके से कई तरीके से नियंत्रित करता है। जैसे परिमाणात्मक और गुणात्मक उपाय, दो तरह के उपाय अपनाता है। परिमाणात्मक उपाय में आरबीआई मुद्रा की पूर्ति की मात्रा को सीआरआर, बैंक दर और खुले बाजार की क्रिया में परिवर्तित करके करता है। यदि बैंक दर है, सीआरआर है या खुली प्रतिभूति, ये तीनों उपाय किसके उपाय हैं? परिमाणात्मक उपाय। इनके माध्यम से बैंक बाजार में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। बैंकों को कुल जमाओं का मूल्य वह न्यूनतम अनुपात जो केंद्रीय बैंक के पास सुरक्षित रखा जाता है खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? नगद कोष अनुपात या सीआरआर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये हमारे देश का रिजर्व बैंक है, आरबीआई।
केंद्रीय बैंक है। यह हमारा कॉमर्शियल बैंक है, मान लो स्टेट बैंक है, SBI है। इसके पास यदि 1 लाख रुपए हैं तो ये इसको यदि CRR यदि 10% है तो यहाँ पर इसको 1,000 रुपए जमा करना पड़ेगा। ये है हमारा CRR। हर बैंक को अपना एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास जमा करना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारत का खालिस्तान है, भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है उसे हम बैंक दर कहते हैं। RBI अपने व्यापारिक बैंकों को, यदि हमारे जो बैंक है, हमारे बैंक को यदि पैसे की आवश्यकता, वो किससे उधार लेता? RBI से। RBI बैंकों का बैंक है, तो RBI जिस दर पर बैंकों को अपना उधार देती है, जिस दर पर, जिस ब्याज दर पर, उसको हम क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण खालिस्तान में किया गया। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। सत्य असत्य बताइए। विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक को मुद्रा के प्राथमिक कार्य में शामिल किया जाता है। ये सत्य है। विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। केंद्रीय बैंक जनता का बैंक है। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, परंतु ये जनता का बैंक नहीं है, तो ये कथन असत्य होगा। जमा स्वीकार करना बैंक का एजेंसी कार्य है। जमा स्वीकार करना बैंक का प्रमुख कार्य है, जबकि ग्राहकों के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, ग्राहकों की संपत्ति का ट्रस्टी या प्रबंधक का कार्य करना, ये एजेंसी कार्य है। तो ये भी कथन असत्य होगा। जमा स्वीकार करना बैंक का प्रमुख कार्य है। पंजाब नेशनल बैंक व्यापारिक बैंक है। क्या ये सही है? हाँ, ये कथन सत्य है। हमारे देश का जो RBI है वो केंद्रीय बैंक है, बाकी तो जितने बैंक है वो क्या है? हमारे व्यापारिक बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दिल्ली में है। पिछले स्लाइड में मैंने बताया था भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। जब रिजर्व बैंक बना था तो सबसे पहले इसका मुख्यालय कलकत्ता में था और बाद में कहाँ बन गया था? मुंबई। तो ये कथन भी क्या है? असत्य है। परीक्षा में आपको सभी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जब आप इनका अभ्यास 2-3 बार करें। थैंक यू।